दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर। और अभी हम लोग इस क्लास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी का निचोड़ है इसको पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सभी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक हो चाहे आप उच्च माध्यमिक हो, उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सभी के सिलेबस में डाला गया। इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2-3 वीडियो को कवर कर लिए हैं, जिसको कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को उस वीडियो में भी बताएं, उसी तरह से इस वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावे आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम लोग उग्रवादी यानी गरम दल के नेता के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने नरमपंथी यानी नरम दल के जितने भी नेता थे, उदारवादी नेता थे, उनके बारे में हम लोग उस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, गरम दल या उग्रवादी नेता, इसके उदय होने के क्या कारण है, इसके बारे में जानते हैं। गरम दल के नेता यानी उग्रवादी नेता का उदय होने का प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं नरमपंथी नेता की नीतियां। नरमपंथी नेता जितने भी थे उनकी क्या नीतियां थी, तो उनका नीतियां ये था कि वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन करेंगे, सभी जुटेंगे और उन्हीं के माध्यम से अंग्रेजों को अपनी प्रार्थना पत्र, अपनी याचना पत्र देंगे और उससे हमारा देश को, अपने देश को स्वतंत्रता कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये वर्ष में एक बार जोड़ने से होने वाला नहीं था, इसमें रेगुलर रूप से लगना पड़ता तभी होता। इसलिए नरमपंथियों नेता के बारे में, गरमपंथी जो उग्रवादी दल के नेता थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट कहे हैं। उन्हीं फैक्ट को हम लोग सबसे पहले जानते हैं। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों के लिए क्या कहा, पढ़िए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा केसरी पत्रिका के अंदर, बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका है जिसका नाम केसरी, और ये केसरी पत्रिका मराठी भाषा का न्यूज़पेपर था, ध्यान रखिएगा। केसरी पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था, और किस भाषा में, तो मराठी भाषा में। इसी केसरी पत्रिका के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने कहा, साल में एक बार टर्टर करने से, मेढक की तरह टर्टर करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात कहा है किसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ये नरमपंथियों के लिए कहा है। और किसने कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है कि साल में एक बार, ध्यान रखिएगा, साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका के अंदर कहा है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने कहा साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, उदारवादियों नेता के लिए कहा है। और किस पत्रिका के अंदर कहा है, तो ध्यान रखिएगा, केसरी पत्रिका के अंदर इन्होंने ऐसा कहा है। आगे बात करें लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन कहा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन कहा। जिस तरह से दिसंबर में अधिवेशन होते थे और दिसंबर में छुट्टियों का समय रहता था, उस छुट्टी के समय में सभी नरमपंथी नेता एक साथ जुटते थे और अधिवेशन करते थे। इसलिए लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस के अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन कहा गया है। आगे बात करें, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस के अधिवेशन को क्या कहा, शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। आगे बात करें, बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है। आपको सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा, तो आंसर करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बात करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अपनी मांगों को लेकर उदारवादियों ने 20 वर्ष तक जो निरर्थक प्रयास किया, उसमें उन्हें रोटी के बजाय पत्थर मिले। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है।
अपनी मांगों को लेकर उदारवादियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक प्रयास किया, उसे रोटी की बजाय पत्थर मिले। ये वाक्य किसने कहा? तो लाला लाजपत राय ने कहा है। और उन उदारवादियों नेताओं के लिए कहा है जो वर्ष में एक बार अधिवेशन में शामिल होते थे, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते थे। उन्हीं के लिए कहा है 20 वर्ष तक जो निरर्थक प्रयास किया, उसमें उन्हें रोटी के बजाय पत्थर मिले। आगे बात करते हैं और एक वाक्य लिखा है लाला लाजपत राय ने, क्या कहा है? हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा। हम चाहते हैं कि हम जनता से अपील करने के लिए अपना मुंह खोलें, नो की सरकार से अपील करने के लिए। तो बेहद ही अच्छा लाइन है। और ये लाइन किन के लिए? तो लाला लाजपत राय ने कहा है उन उदारवादियों के लिए जो जो कि प्रार्थना पत्र जो अपील करते थे सरकार से, उन्हीं के लिए कहा है हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मुंह करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जनता से अपील करने के लिए अपना मुंह खोलें, जनता से अपील करने के लिए अपना मुंह खोलें, नो कि सरकार से अपील करने के लिए। जो सरकार की हमारी बात को नहीं सुनता, उनके लिए अपील करने से कोई फायदा नहीं है। ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने उदारवादियों के लिए। आगे बात करते हैं उद्देश्य। इन सभी बातों का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, चाहे उदारवादी नेता हो चाहे उग्रवादी नेता हो, यानी चाहे ये नरमपंथी हो चाहे गर्मपंथी नेता हो, दोनों का उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य था संवैधानिक रियायतें प्राप्त करना। दोनों का उद्देश्य क्या था? संवैधानिक रियायतें प्राप्त करना। लेकिन दोनों का नीति अलग अलग था। उदारवादी चाहते थे शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक रियायतें प्राप्त करेंगे, वहीं पर उग्रवादी नेता जो चाहते थे वो जन आंदोलन के माध्यम से ही संवैधानिक रियायतें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग था। एक शांतिपूर्ण ढंग से चाहता था और दूसरा जन आंदोलन के माध्यम से संवैधानिक रियायतें प्राप्त करना था। इसी संबंध में उदारवादी नेताओं को कहा गया है निष्क्रिय राष्ट्रवादी। और ये सवाल कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, किस प्रकार के नेता को निष्क्रिय राष्ट्रवादी कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, उदारवादी नेता को निष्क्रिय राष्ट्रवादी कहा गया, उदारवादी नेता को। और सक्रिय राष्ट्रवादी कहा गया उग्रवादी नेता को। आगे बात करें गरम दल के उग्रवादी नेता, कुछ प्रमुख नेता को देख लेते हैं। तो सबसे इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लाला लाजपत राय, LLR, तो समझ जाइएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय की प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक है यंग इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। और एक महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका निकाला गया है, उस पत्रिका का भी नाम है यंग इंडिया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया? तो महात्मा गांधी। और यंग इंडिया पुस्तक की रचना किसने करवाई? तो लाला लाजपत राय। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। पत्रिका के बारे में अगर बोला जाए तो हम लोग आंसर करेंगे महात्मा गांधी, और पुस्तक के बारे में अगर बोला जाए तो लाला लाजपत राय। इसी यंग इंडिया पुस्तक के अंदर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना से सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और ये कब? 1916 के अंदर। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि यंग इंडिया पत्रिका के अंदर कांग्रेस को किस रूप के सिद्धांत का प्रस्तुत किया है? ये सेफ्टी बल्ब के रूप में प्रयोग किया गया। कई बार एग्जाम में ये सवाल देखने के लिए मिला, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया, और इसी यंग इंडिया के अंदर कांग्रेस की स्थापना से सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत को प्रस्तुत कब किया है? 1916 में। और इसके अलावा लाला लाजपत राय ने एक और प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इसके अलावा याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के पुस्तक कौन है? तो ये भी लाला लाजपत राय ही है। लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय चौथे कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। यहां से भी सवाल देखने के लिए मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार भाग लिया था। और इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर हिंदी भाषा में भाषण दिया था। ध्यान रखिएगा, ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये अधिवेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद के अंदर हुआ था। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में भाषण दिया गया था
किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। लाला लाजपत राय एक आर्य समाजी थे, यानी कि इन्होंने आर्य समाज को मानते थे, और इसी आर्य समाज जो मानते थे, ये आर्य समाज, तो आर्य समाज ने हिंदी भाषा को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, इसीलिए हिंदी में भाषण दिया था लाला लाजपत राय ने। ये भी सवाल छपा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया, यानी हिंदी भाषा में भाषण दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जो इलाहाबाद के संपन्न हुआ, और इसमें लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में अपना भाषण दिए थे। लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय ने जोसेफ मेजनी, जो इटली का रहने वाला था, इस जोसेफ मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? जोसेफ मेजनी। इसी जोसेफ मेजनी ने 1831 में यंग इटली पुस्तक की रचना की। यंग इटली नामक पुस्तक की रचना जोसेफ मेजनी ने किया था, और यही जोसेफ मेजनी जो है लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जोसेफ मेजनी की जीवनी को लिखा था बी.डी. सावरकर ने। जोसेफ मेजनी लाला लाजपत राय के भले ही राजनीतिक गुरु थे, लेकिन जोसेफ मेजनी की जीवनी को लिखा था बी.डी. सावरकर ने, ध्यान रखिएगा। जोसेफ मेजनी की जीवनी को किसने लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। जबकि जोसेफ मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानते थे? तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। अगर हम लोग बात करें बी.डी. सावरकर के बारे में, तो विनायक दामोदर सावरकर पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। इसी लंदन के अंदर इन्होंने इंडिया हाउस में रहा करते थे। पढ़ने गए थे कहाँ? लंदन। लंदन के अंदर इन्होंने इंडिया हाउस में रहते थे, और यहीं से लंदन से ही अपने दोस्तों को एक पिस्टल भेजा था, ध्यान रखिएगा। इसी लंदन से अपने दोस्तों को विनायक दामोदर सावरकर ने एक पिस्टल भेजा था। इसी पिस्टल से नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, ध्यान रखिएगा, 1909 में नासिक के डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या कर दिया था इन्हीं के दोस्तों ने, और ये जो पिस्टल भेजाया था इसी से। और इसी को कहा जाता है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1909 में। तो ध्यान रखिएगा, नासिक षड्यंत्र केस 1909 में। इसमें हुआ क्या था? नासिक के डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या किया गया था इस पिस्टल से, और ये पिस्टल जो भेजा गया था कहां से? लंदन से, और भेजा था विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे बात करें, भारतीय क्रांतिकारी का अड्डा कहा जाता है किसे? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया हाउस जो है, इस इंडिया हाउस को भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी लाला लाजपत राय, इससे संबंधित बिपिन चंद्र पॉल, और इसके अलावे हम लोगों ने बी.डी. सावरकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। अब हम लोग देख लेते हैं बिपिन चंद्र पॉल के लिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको। बिपिन चंद्र पॉल की बात करें, इन्हीं का पुस्तक है द सॉल ऑफ इंडिया। ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। द सॉल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्र पॉल। द सॉल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्र पॉल। अगला पुस्तक है मेरे जीवन और समय की यादें। मेरे जीवन और समय की यादें, ये पुस्तक की भी रचना किया बिपिन चंद्र पॉल ने ही। आगे बात करें बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इसी बाल गंगाधर तिलक एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य, और ये गीता रहस्य पुस्तक को कहाँ पर लिखा है? मांडले जेल में। ये मांडले जेल म्यांमार के अंदर हुआ करता था, उस समय बर्मा भारत का ही हिस्सा था। इसी मांडले जेल के अंदर में गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया, इसका प्रकाशन हुआ था 1908 में। अगर बात कर लें भारत की पहली क्रांतिकारी संगठन, भारत की पहली क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली क्रांतिकारी संगठन कौन सी है? व्यायाम मंडल। इसका स्थापना 1896-97 में और पुणे के अंदर हुआ था। भारत की पहली क्रांतिकारी संगठन, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, भारत की पहली क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल है, जिसका की स्थापना 1896-97 में पुणे में किया था। नंबर 2 में बात करें द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास, ये भी पुस्तक है द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास। इस पुस्तक में आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया गया। ये तो आप पहले भी पढ़े होंगे।
कि आर्यों के बारे में कहा गया कि आर्य कहाँ से आए, तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और ये आर्य, इस पुस्तक में आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी माना है। इस पुस्तक के अंदर द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज की बात करें तो आर्कटिक होम और वेदाज के लेखक ही कौन है, तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने ही आर्कटिक होम ऑफ वेदाज लिखा और इसी पुस्तक के अंदर आर्यों के बारे में लिखा है कि ये आर्य कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव का निवासी है। अगला है रिवेट्स ऑफ न्यू पार्टी। बाल गंगाधर तिलक एक प्रसिद्ध पुस्तक रिवेट्स ऑफ न्यू पार्टी, ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक है रिवेट्स ऑफ न्यू पार्टी। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी 1908 के विरोध में मुंबई के मजदूरों के द्वारा हड़ताल कर दी गई थी। यानी कि रिवेट्स ऑफ न्यू पार्टी में लिखा गया जब बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया था, इनके गिरफ्तारी में मुंबई के जो मजदूर थे, इन मजदूरों द्वारा हड़ताल कर दिया गया था। यह भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। ध्यान रखिएगा भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल कब हुई, 1908 में। जब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके किया गया था, तो इसी के विरोध में मुंबई के मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया था, जो कि यह भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। आगे बात करें आर्थिक उदारवादी का चरण। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण भी। आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण जो 1885 से 1905 तक था, इसको आर्थिक राष्ट्रवाद का भी चरण कहते हैं। आगे बात करें 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है कोलकाता में। ध्यान रखिएगा 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कोलकाता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। और ये क्यों फेमस है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, ये फेमस इस रूप में है, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नेरोजी ने 1867-68 में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, लेकिन इसको जो स्वीकार किया गया था वो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी के द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। साथ साथ में सर्वप्रथम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था, यानी पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। किसने गाया था, तो ये ध्यान रखिएगा गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम 1896 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हो रहा था, इसमें पहली बार गाया गया था किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के बारे में दोस्तों बात करें तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा जिसका नाम है आनंद मठ। इसी आनंद मठ में इन्होंने ये पत्रिका का प्रकाशन किया है बंकिम चंद्र, ये आनंद मठ 1875 में। और इसी के अंदर में लिखा गया है सन्यासी विद्रोह के बारे में। और इसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान इन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा आनंद मठ, और इसी आनंद मठ के अंदर इन्होंने वंदे मातरम की चर्चा किया था। आगे हम लोग बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रसिद्ध सोसाइटी जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में किया था। याद रखिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कहां पर किया था, पुणे में। और इसके जो सहयोगी थे MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। स्थापना तो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, लेकिन इनके जो सहयोगी थे वो थे MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ध्यान रखिएगा यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के समर्थन में दक्षिण अफ्रीका गए कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।
गोपाल कृष्ण गोखले 1913 में भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया था, भले ही ये पास नहीं हो पाया था। आगे बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंग्रेजी भाषा की पत्रिका ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक की रचना करवाया था और 1869 में परीक्षा पास किया था, ये आईसीएस की परीक्षा। लेकिन 1874 में अधिकारी बने थे कौन, तो ध्यान रखिएगा, अधिकारी से इनको हटा भी दिया गया था। आईसीएस परीक्षा पास किए थे, अधिकारी बने थे, 1874 में इसको हटाया गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये क्लास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण फैक्ट को चौथे क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़े। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।